તરફ ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. અને હવે ડૉક્ટર દક્ષાબેન જોશી, તેમણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં MA અને MPhilનું અધ્યાપન પણ કર્યું છે, PhDના ગાઈડ પણ છે. હિન્દી ભાષાના પ્રચાર અને પ્રસાર અર્થે 32 દેશોની તેમણે મુલાકાત લીધી છે. સેવા નિવૃત્તિ બાદ પણ ઇન્દિરા ગાંધી ઓપન યુનિવર્સિટી અને બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં પાઠ્યક્રમ નિર્માણ કાઉન્સિલર તરીકે કામ કર્યું છે. વળી તેમના શૈક્ષણિક વ્યાખ્યાન માટે પણ તેઓ હજી સુધી કાર્યરત છે. ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન અંતર્ગત આકાશવાણી પર સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને PhDના વિદ્યાર્થીઓને પણ તેઓ વ્યાખ્યાન આપી રહ્યા છે. का गुजराती अनुवाद काश्मीर निर्गमन के गुजराती भावानुवाद के प्रसंग पर उपस्थित मंचासीन मूल लेखक डॉक्टर उपेंद्रनाथ जी रैना, आदरणीय पाठक सर, आदरणीय मालती मैडम, आदरणीय सरस्वती चंद्र जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय देवेंद्र जी आचार्य साहब, आदरणीय मनोरमा जी, भरत दवे जी और उद्घोषिका जानी मैडम, संतोषी मैडम रैना जी और सभी सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम. बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज आदरणीय साधना भट्ट जी की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर ऐसे महानुभावों के विचारों से मुझे लाभान्वित होने का मौका प्राप्त हुआ. और मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, दोनों महानुभावों ने जो बातें कही वो मैं दोहराना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि साधना मैडम ने जो रैना साहब की 2 पुस्तकें हैं, आत्मदाह और चीख भी एक भाषा है, जो कि हिंदी में है. साधना मैडम ने उन दोनों हिंदी पुस्तकों का गुजराती में अनुवाद किया है. और जैसा कि पाठक साहब ने भी कहा कि अनुवाद करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत दुष्कर है. और जैसा कि रैना साहब ने भी कहा था और साहब ने भी कहा कि मूल सृजन कार्य करना फिर भी अच्छा है, फिर भी आसान है. कविताओं का या किसी भी आलेख का या कुछ हम साहित्य का सर्जन तो हम मौलिक सर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने बस की बात है, कलम पर हमारा एकाधिकार है. लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं तब बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है हमें. एक तो वह कि जब हम अनुवाद करते हैं तो वह सिर्फ शब्दानुवाद या छायानुवाद न हो. दूसरा कि मूल लेखक जो है, मूल कवि जो है, उनका जो भाव सौंदर्य है वो भाव सौंदर्य नष्ट न हो जाए. मूल उनकी संवेदनाएं वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए. हम जब मौलिक सृजन करते हैं तो भाषा में, शब्दों में फार फेर कर सकते हैं, कटौती बढ़ोती कर सकते हैं. एक शब्द ठीक नहीं लगा तो उसके स्थान पर हम दूसरा शब्द रख सकते हैं. लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं तब बहुत ही कभी कभी तो ऐसा, जैसा कि साहब ने बताया कि एक शब्द मूल कृति और मूल भाषा के मूल शब्द का अनुदित भाषा में शब्द बिल्कुल वैसा हमें नहीं मिलता है, सटीक शब्द नहीं मिलता है. तब अनुवादक के लिए बहुत से समस्याएं सर्जित होती है. लेकिन जैसा मैडम जी ने गुजराती में भावानुवाद किया है, वह न तो केवल शब्दानुवाद है, न छायानुवाद है, बल्कि अक्षरशः भावानुवाद है. तदर्थ हम सब की ओर से हम साधना भट्ट को करते हैं अभिनंदन और अभिवादन करते हैं. बहुत बहुत हम आपका अभिवादन और अभिनंदन करते हैं कि इतना कठिन कार्य आपने किया. सच में बहुत कठिन है अनुवाद करना. अब मैं मुख्य बात पर आती हूँ कि इन्होंने जिनकी रचनाओं का अनुवाद किया वह आदरणीय श्री उपेंद्रनाथ जी रैना, जो मूल कश्मीर के हैं.
कश्मीर के निवासी होने के कारण बहुत स्वाभाविक है कि उनकी रचनाओं में कश्मीरी परिवेश, कश्मीरी वातावरण का प्रभाव परिलक्षित होता है और उनकी रचनाओं में, उनकी संवेदनाओं में जो बिंब, जो प्रतीक, जो रूपक उभर आए हैं, वो भी कुछ नए प्रकार से, नई संवेदना को लेकर उसमें हम देखते हैं। मेरे पास 2 पुस्तकें उनकी मुझे मिली है। ये चीख भी एक भाषा है और आत्मदाह। तो मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए केवल इनमें से मुझे साहब ने जो बात बताई, आदरणीय रीना साहब ने, उन्हीं मध्यवर्ती केंद्रीय विचारों को, केंद्रीय भावों को अभिव्यक्त करती हुई उनकी ही लिखी 3-4 कविताओं का पठन आपके सामने करना चाहती हूँ और उन्हीं पंक्तियों में से उनका हमें केंद्रीय भाव, मध्यवर्ती भाव हमें सामने हमारे आ सकता है। तो आपकी अनुमति लेकर मैं उनकी कुछ कविताओं के पठन से उनकी संवेदना को समझने, परखने का प्रयास करती हूँ। लेकिन इससे पहले रीना साहब ने नरेंद्र मोहन जी का उल्लेख किया था। तो नरेंद्र मोहन जी ने रीना साहब के लिए क्या कहा है वो हमारे लिए समझना थोड़ा मैं जरूर समझती हूँ। उन्होंने कहा है कि श्री उपेंद्र रैना युवा पीढ़ी के एक नए उभरते हस्ताक्षर हैं। जब उन्होंने ये लिखी तब आप नए उभरते हस्ताक्षर होंगे, लेकिन अब तो प्रस्थापित है, अब वरिष्ठ हस्ताक्षर है हमारे लिए। उनमें अपने समय की स्थितियों को पहचानने की क्षमता है, अपनी एक खास ताजगी और तेवर के साथ। लगता है अपने संवेदन को पर्याप्त मान रहे हों। हो सकता है इन संवेदन को भविष्य में वे अधिक गहरे जाकर अपनी परिस्थिति के साथ टकराते हुए अर्जित करें और जो गुस्सा और आक्रोश इन कविताओं में वैयक्तिक स्तर पर प्रतिफलित हुआ है वो बृहत्तर फलक पर फैलकर सामने आए। तो ये शब्द है आदरणीय श्री नरेंद्र मोहन जी के श्री रैना जी के बारे में। तो मैं कुछ पंक्तियां रैना जी की प्रस्तुत करना चाहूंगी आपके समक्ष। पेश है आत्मदाह काव्य संग्रह से, शीर्षक है साजिशों से। 2-4 पंक्तियों की ये कविता है। शब्द है, कुछ इस तरह हुआ कि लगातार पेड़ उगते रहे। कुछ इस तरह हुआ कि लगातार पेड़ उगते रहे और परिंदों को घर की तलाश रही। अनायास मौसम बदल गया कि हम अपने घरों से बाहर निकल आए। अनायास मौसम बदल गया कि हम अपने घर से बाहर निकल आए। ये है कश्मीर की स्थिति। रैना जी का भोगा हुआ यथार्थ बोलता है इसमें। अचानक मौसम, ये सारी बातें जहाँ तक मैं समझती हूँ रैना जी ने 1990 में ही लिखी है। कश्मीर की जो त्रासदी उन्होंने भोगी है। हम सब तो पढ़ते हैं, कश्मीर फाइल से फिल्म देखते हैं या किसी के मुंह से सुनकर जब हम इतना द्रवित हो जाते हैं, तो यकीन मानिए उन्होंने तो ये भोगा है। ये भोगा हुआ यथार्थ अज्ञे जी ने दिए हैं शब्द, अज्ञे जी के द्वारा दिए हुए शब्द है। तो रैना जी ने इन कविताओं में उनका भोगा हुआ यथार्थ बोलता है। वे खुद भुक्त भोगी है। उन्होंने देखा है मौसम को बदलते हुए। उन्होंने देखा है कि किस तरह से ये पीड़ा, ये सब भुगत रहे हैं। तो इन पंक्तियों में ये सारी बातें हैं। और एक कविता है, शीर्षक है परिभाषा। परिभाषा शीर्षक में उन्होंने कहा है कि फूल की परिभाषा शायद यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा बनने से बचाती है। फूल की परिभाषा शायद यही है कि उसकी खुशबू आदमी को
लोहा बनने से बचाती है। कुछ इस तरह क्यों हुआ कि अब हम इस मंथन से विष बाहर नहीं निकाल पाते हैं? देखिए उनकी वेदना। इस तरह कब तक हम मौन सहते रहेंगे और परिंदों को घर की तलाश में देखते रहेंगे मौसमों की साजिशों से? यदि घर शहर को जंगल की सभ्यता में ही बसना था तो क्यों हम सांप का विरोध कर उसकी नियति से अपरिचित होने की बात करते रहे? देखिए क्या बातें कही है। ये कहते हैं तंत्र, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कश्मीर की जो त्रासदी ये लोग सह रहे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार तंत्र है, क्यों कोई जागरूक नहीं होता? क्यों नहीं सुनता? क्यों इनकी चीखें इनको सुनाई नहीं देती? क्यों कुछ परिणाम नहीं निकलता? आगे एक कविता है, शीर्षक है तूफान के इंतजार में। 2 पंक्तियों में बात करूंगी मैं। तूफान के इंतजार में शीर्षक से, समंदर अपना रूप दिखाए तो सही, समंदर अपना रूप दिखाए तो सही, हम तूफान के इंतजार में खड़े हैं, आए तो सही। हम तूफान के इंतजार में खड़े हैं, आए तो सही। देखिए कितनी हिम्मत है। रखते हैं कि हम टूट चुके हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी, फिर भी हम अपना नया घोंसला बनाएंगे। एक कविता है, शीर्षक है उनकी आत्मा को छूते हुए। पंक्तियां हैं, उस दूरी तक जब मैं पहुंचा, उस दूरी तक जब मैं पहुंचा, तुमने इतिहास दोहराना शुरू कर दिया और मेरी मुट्ठियों में बंद मेरे लावारिस होने की खबर को गलत साबित करने के लिए तुमने मेरे हाथ काट लिए, लेकिन सिर नहीं काट सकते। तुमने मेरे हाथ काट लिए लेकिन मेरे सिर नहीं काट सकते। रेना जी ने अभी अभी अपने वक्तव्य में बताया था कि सब कुछ चाहे नष्ट हो जाए लेकिन मानव की जो बुद्धि है और जो कलम है वह कभी नष्ट नहीं होगी, और कलम तलवार से भी ज्यादा शक्ति रखती है, ताकत रखती है। उसके जोर पे हम अपना नया जहां फिर से बसाएंगे। और एक शीर्षक है, बहुत संक्षिप्त में मैं बात करूंगी। एक शीर्षक है उनका और यह भी आत्मदाह से लिया है। इसमें 4 पंक्तियां मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। कहते हैं कवि, मैं वह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं कि इस बार भी मारा जाऊंगा, मैं वह नहीं हूं कि इस बार भी मारा जाऊंगा। मरूंगा तो अपनी इच्छा से, मरूंगा तो अपनी इच्छा से, नहीं करूंगा आत्महत्या, नहीं करूंगा आत्महत्या, मगर जलूंगा, मगर जलूंगा और जला डालूंगा अपने आप को, जलूंगा और जला डालूंगा अपने आप को। देखिए कितनी आग है इनके सीने में। कहते हैं कि बुझदिल नहीं हूँ, इतनी सारी ये त्रासदी हो जाने के बावजूद भी मैं कुछ करने के काबिल अब भी हूँ। और अंत में चिख भी एक भाषा है। काव्य संग्रह की ये पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कवि की काव्यगत मानसिकता की केंद्रीय प्रवृत्ति है। उनकी इस प्रवृत्ति का विकास आगे चलकर सामाजिक संदर्भों में अधिक खुलकर हो सकता है। चीख काव्य पंक्तियां हैं, चीख सुनी मैंने, चीख सुनी मैंने। देखिए ये उन त्रासदी की बात है जो 1990 में जो ये घटना घटित हुई। जरा सोचिए कि तिनका तिनका करके इन लोगों ने अपना आशियाना बनाया था। उस घोंसले को, अपने प्यारी नीड को, अपने आशियाने को वैसे ही छोड़कर निकल जाना, अपनी ही माँ, बहन, बेटी
और पुत्रियों को और अपने घर की औरतों को दूसरों के द्वारा बेआबरू होते देखना, अपनी नजरों के सामने देखना, जैसे कि साहब ने बताया कि अपने परिवार की औरतों की क्या हालत हुई थी, तो ये सब देखना, अपने ही स्वजनों को अपने आंखों के सामने कत्ले आम होते हुए देखना कोई आसान बात नहीं है। वह तो जिसने भोगी है वही जानते हैं। और तभी ऐसे संवेदनशील कवियों के दिमाग से, और ये कोई दिमाग की कही बात नहीं है, आप सब सहृदयी अभिभावक हो, आप समझ सकते हो एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। ये खुद कहते हैं अपने काव्य संग्रह के टाइटल में कि चीख भी एक भाषा है। जब हम कहते हैं कि मौन भी एक भाषा है, तो उसी प्रकार चीखना भी एक भाषा है। लेकिन ये चीख कैसी है, देखिए जरा, गौर फरमाइए। चीख भी एक भाषा है कविता में। चीख सुनी मैंने सो गया, चीख सुनी मैंने सो गया। सुनी चीख स्वप्न में भी, सुनी चीख स्वप्न में भी, जाग उठा, चीख सुनकर सो गया, स्वप्न में भी चीख सुनी और जाग उठा। उंगलियां डाल दी कानों में, इतनी चीख अंदर से आ रही थी, स्वप्न में आ रही थी, बाहर से आ रही थी कि कवि हृदय सुन नहीं पाते हैं, तो उंगलियां डाल दी कानों में। सुनी चीख फिर भी, ये सब होने के बावजूद भी चीख खत्म नहीं होती है। सुनी चीख फिर भी, चीख चीख में मैं भी चीखा। कहते हैं कवि कि इतनी सारी चीखों में मैं भी चीखने लगा। और फिर चीखे सुनने का आदी हो गया, और फिर चीखे सुनने का आदी हो गया। देखिए कितना दर्द है, कितना आक्रोश, कितनी पीड़ा है इन चीखों में। मैं नमन करती हूँ आप सबको कि फिर से आप इतना हौसला रखते हैं कि आप फिर से अपना आशियाना, और हम सबकी दुआएं हैं, हम सब साथ हैं कि साथ मिलकर हम कुछ ऐसे प्रयत्न करेंगे। हम तंत्र से भी कुछ निवेदन करेंगे कि आप लोगों को फिर से अपना जो आशियाना है वह वापस दिलाने में मदद करें। कल गांधी निर्वाण दिन है, और आज गांधी विचारधारा को लेकर ये जो गुजरात विद्यापीठ स्थापित हुई है, तो इस विद्यापीठ को और मंचस्थ महानुभावों को और आप सबको नमन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।